हेलो साथियों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विनायक एग्रो क्लासेस पर एक बार फिर से स्वागत है। अपन 12th एग्रीकल्चर की से पढ़ रहे थे, सस्य विज्ञान मृदा एवं बीज। उसमें अपन ने 2 क्लास ले ली हैं। ये आज तीसरी क्लास है। यह कल अपन ने मृदा क्षरण और सरसन टॉपिक पूरा कर लिया था और आज बीज से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कमेंट एवं अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दें। आज अपन स्टार्ट करेंगे बीज से। तो बीज है, फसलोत्पादन में बीज का सर्वोपरि स्थान है। किसी भी फसल का उत्पादन करना है तो फसलोत्पादन के लिए बीज का सर्वोपरि स्थान है। फसल उत्पादन की सफलता मुख्य रूप से गुणवत्तायुक्त बीजों के प्रयोग पर निर्भर करती है। यानी फसल की उत्पादन कितनी हो रही है वो बीजों की गुणवत्ता पर ही निर्धारित करती है। कृषि उत्पादन में अन्य आदानों जैसे सिंचाई, खाद, शाकनाशी, कवकनाशी, कीटनाशी इत्यादि की सफलता भी बीज की गुणवत्ता और बीज की ओज क्षमता पर ही आधारित है। और बीज की ओज क्षमता क्या होती है, यानी जल्दी से जल्दी उगने की जो क्षमता होती है वो बीज की ओज क्षमता कहलाती है। यदि बीज की स्थिति संदिग्ध है तो अन्य आदानों का कोई महत्व नहीं रह जाता, क्योंकि बीज बीज सही विषय नहीं होगा तो फसल उत्पादन के अन्य सभी प्रयास विफल हो जाएंगे। यानी अपन को बीज को ठीक से और जो भी उत्तम बीज होगा उसको प्रयोग करना होगा। नहीं तो आप कितना भी खाद या कितना भी शाकनाशी का कीटनाशी सिंचाई विचाई दे लो, उससे कोई प्रकार नहीं पड़ेगा, फसल का उत्पादन प्रभावित होगा। अतः अधिक उपज लेने के लिए उत्तम किस्म के बीजों का प्रयोग आवश्यक हो जाता है। अभी देश के किसानों को 12% उन्नत बीज ही उपलब्ध हो रहा है, इसलिए गुणवत्तायुक्त बीजों के उत्पादन और वितरण को बढ़ाने की आवश्यकता है। यानी अभी देश के किसानों को कितना 12% उन्नत बीज उपलब्ध हो रहा है, इसलिए उन्नत बीजों का प्रयोग करना चाहिए ताकि फसलों का उत्पादन उस पर ही निर्भर है। बीज की परिभाषा, तो बीज की डेफिनेशन देते हैं, इंपॉर्टेंट है। दाना, फल, पत्ती, जड़, तने का वो भाग जो अपने समान रूप में के स्वस्थ पौधे को जन्म देता है बीज कहलाता है। यानी कोई भी दाना है या फल है या पत्ती है या जड़ें या तने, इनमें से कोई सा भी भाग, इनका कोई सा भी भाग जो अपने समान स्वस्थ पौधे को जन्म देता है, यानी हूबहू अपने समान जो पौधे को जन्म देता है वो क्या कहलाता है, बीज कहलाता है। तकनीकी दृष्टि से पुष्प के परिपक्व बीजाणु को ही बीज कहते हैं। अगर अपन तकनीकी दृष्टि से देखें तो पुष्प के परिपक्व बीजाणु को क्या कहते हैं, तकनीकी दृष्टि से पुष्प के परिपक्व बीजाणु को ही बीज कहते हैं। तो ये भी पूछ सकता है कि पुष्प के परिपक्व बीजाणु को बीज कहते हैं। इन दोनों में से एक याद कर लो, दाना, फल, पत्ती, जड़, तने का वो भाग जो अपने समान स्वस्थ पौधे को जन्म देता है वो बीज कहलाता है। या फिर ये के डेफिनेशन है, पुष्प के परिपक्व बीजाणु को ही बीज कहते हैं। ये वैज्ञानिक दृष्टि है, तकनीकी दृष्टि से ये परिभाषा है। इन दोनों को याद रखना, वो किसी भी पूछ सकता है तुमसे। जिसमें सूक्ष्म भ्रूण भ्रूण को सुरक्षात्मक आवरण से ढका रहता है। साधारण शब्दों में हम कह सकते हैं कि जीवित भ्रूण वाला दाना ही बीज है जो बुआई के काम आता है। यानी साधारण शब्दों में अपन कैसे कह सकते हैं, यानी उसमें जीवित भ्रूण हो वही बीज कहलाते हैं, नहीं तो वो दाना ही कहलाएगा, क्योंकि वो उगने में काम आए तो रहा ही नहीं, तो फिर वो बीज कैसे कहलाएगा। इसके बाद है उत्तम बीज के गुण। ये भी इम्पोर्टेंट है, वो पूछ सकता है और पूछता भी है कि कोई भी 4 या कोई भी 2 उत्तम बीज के गुण बताइए। कम से कम 4 तो याद होना चाहिए और इनमें से किसी भी एक के बारे में भी पूछ सकता है, तो या तो सभी रहना चाहिए इनके सभी बारे में। तो वह किस्म जो स्थानीय किस्म के मुकाबले 10 से 15% अधिक उपज देती हैं, विभिन्न प्रकार की जलवायु, मिट्टी के प्रति अनुकूल हो, निश्चित समय पर परिपक्व अवस्था में पहुंचती हो, उन्नत किस्म कहलाती हैं। तो उन्नत किस्म उन्नत किस्म किसे कहते हैं, तो ये डेफिनेशन भी भूल लें। तो वह किस्म जो स्थानीय किस्मों के मुकाबले, यानी जो अपन घर पे बोते हैं उन देसी किस्मों के अलावा 10 से 15% अधिक उपज देती हो, उनसे 10 से 15% अधिक उपज देती हो, और कौन सी भी जलवायु हो, कौन सी भी मिट्टी हो, उनके प्रति अनुकूल हो, और निश्चित समय पर, यानी निश्चित समय पर परिपक्व अवस्था में पक जाए, वो क्या कहलाती है, उन्नत किस्म कहलाती है। उन्नत किस्म के बीज में निम्न गुण होने चाहिए। तो क्या क्या गुण होने चाहिए, तो इसमें फर्स्ट गुण है आनुवंशिक शुद्धता, यानी जेनेटिक प्योरिटी। जो बीजों में जेनेटिक आनुवंशिक शुद्धता क्या होनी चाहिए, उत्तम बीज का मुख्य लक्षण उसकी आनुवंशिक शुद्धता है। अतः शुद्ध एवं प्रमाणित बीज में अपनी किस्म के अनुरूप आकार, प्रकार, रंग रूप, वजन के सभी लक्षण पाए जाने चाहिए। बीज आकार, रंग में एक समान और चमकीले होने चाहिए। आनुवंशिक शुद्धता क्या होती है, उसकी बीज की जो मुख्य लक्षण क्या है, आनुवंशिक शुद्धता ही है। और आनुवंशिक शुद्धता को किस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं, आकार, प्रकार, बीज का आकार, प्रकार, रंग रूप और वजन, यही आनुवंशिक शुद्धता है। अगर ये बड़े हैं तो उसके अनुसार आनुवंशिक शुद्धता बड़े हैं। इसके बाद है भौतिक शुद्धता। उत्तम बीज भौतिक रूप से शुद्ध होना चाहिए, उसमें अन्य फसलों, किस्मों तथा खरपतवार के बीजों की मिलावट नहीं होनी चाहिए। बीज में कंकड़, पत्थर, मिट्टी, कूड़ा कचरा, फसल के अवशेष, आदि भूस आदि भी नहीं होने चाहिए। मिलावट होने से खेत में
वांछित फसल और किस्म में पौधों की संख्या में घट जाती है। खरपतवार के पौधे फसलों से प्रतियोगिता करते हैं, जिससे उपज कम प्राप्त होती है और उत्पादन की गुणवत्ता भी घट जाती है। यानी सीधी सी बात है कि जो बीज हैं उसमें कोई भी कंकड़ पत्थर, कूड़ा कचरा या फसल के अवशेष, भूसा, अन्य फसलों के बीज यूज नहीं होने चाहिए। अगर ये बड़े ये नहीं है तो उसकी बौद्धिक शुद्धता बहुत ही बढ़िया है। इसके बाद है बीजोज। तो बीजोज यही है कि आपसे शॉर्ट में पूछता है 11 नंबर में कि बीजोज क्या है, बीजोज की डेफिनेशन ऐसे पूछता है। तो बीजोज यही है कि जल्दी से जल्दी अंकुर उगने की क्षमता, बीज की जल्दी से जल्दी उगने की क्षमता बीजोज कहलाती है। तो देखते हैं बीजोज से तात्पर्य बीज की उम्र, आकृति, क्रियात्मक व्यवस्थाएं जिसमें तीव्रता से समान अंकुरण व पौधों का विकास होता है। उत्तम बीज में पर्याप्त ओज होता है जिससे पौधों की बढ़वार तेज गति से होता है। तो ये बीज है। बीज अच्छा न होने पर पौधों की बढ़वार धीमी गति से होती है, जिससे फसल की उपज गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। पुराने बीजों की अंकुरण शक्ति कम होती है, अर्थात उम्र के साथ बीजोज भी घटता जाता है। यानी नए बीजों में बीजोज ज़्यादा रहेगा, जो पुराने बीजों में बीजोज कम रहेगा। इसके बाद है उच्च अंकुरण क्षमता। तो जो उत्तम बीज है उसमें ज़्यादा बढ़िया अंकुरण क्षमता होनी चाहिए। उत्तम बीज में अंकुरण क्षमता होनी चाहिए। अंकुरण क्षमता का खेत में उगे पौधों की संख्या फसल की उपज से सीधा संबंध है। बीज की सही मात्रा उसकी अंकुरण प्रतिशत के आधार पर तय होती है। इसलिए अंकुरण क्षमता की जानकारी करके ही बीज की बुआई करनी चाहिए, जिससे खेत में वांछित संख्या में फसल पौधे मिल सकें। ये सर्वमान्य है कि कम आय वाले नए चमकदार स्वस्थ सुडौल बीजों का अंकुरण पुराने बदरंग कटे-फटे रोगग्रस्त बीजों की अपेक्षा अधिक होता है। कुछ प्रमुख फसलों के बीजों की न्यूनतम अंकुरण क्षमता इस प्रकार है। तो उच्च अंकुरण क्षमता भी होनी चाहिए। ये तो आप बीज जैसे रहो जो कटे-पटे हैं उनकी अंकुरण क्षमता कम होगी और जो नए बीज हैं उनकी अंकुरण क्षमता ज़्यादा होती है। इसके बाद है नमी की मात्रा। तो जो उत्तम जो बीज होता है उसमें जो नमी की मात्रा कितनी होनी चाहिए। तो नमी की मात्रा निर्धारित मात्रा से अधिक नमी नहीं होनी, यानी जो भी निर्धारित मात्राएं उनसे ज़्यादा नमी नहीं होनी चाहिए। अधिक आर्द्रता के कारण बीज में कवक, कीट आदि का प्रकोप हो जाता है, जिससे अंकुर क्षमता कम हो जाती है तथा बीज ओज पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। अनाज के बीजों में भंडारण के समय 12% नमी होनी चाहिए। कितनी? 12% से अधिक नहीं होनी चाहिए। अनाज के बीजों में भंडारण के समय नमी 12% से अधिक नहीं चाहिए। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि अनाज के बीजों में भंडारण के समय कितनी परसेंट से अधिक नमी नहीं होनी चाहिए। तो 12% से अधिक नमी नहीं होनी चाहिए। इसके बाद जो बीज की जो अंकुरण प्रतिशतता है उसे कैसे निकालते हैं। तो बोए गए बीजों की संख्या बटा अंकुरित बीजों की संख्या, यानी अपन ने कितने बीज बोए हैं और उसमें से कितने अंकुरित हुए हैं इंटू 100। तो ये सूत्र भी देख लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ये टेबल है, इसमें न्यूनतम अंकुरण क्षमता बता रखी है। इनको देख लेना एक बार, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है 12th के लिए, लेकिन जे सुपरवाइजर के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इनको देख लेना एक बार। इसके बाद है रोग मुक्तता, फ्री फ्रॉम डिजीज। बीज निरोग, रोगाणु, कीट व्याधि प्रकोप रहित होने चाहिए। रोग और कीटग्रस्त बीज की अंकुरण क्षमता कम होनी चाहिए, कम होती है। यानी कोई भी रोग है, कीटग्रस्त जो बीज होते हैं उसकी अंकुरण क्षमता क्या होती है, कम होती है। कई रोगों के विषाणु जीवाणु बीजों के साथ लगे होते हैं, यानी कई रोगों के जो विषाणु जीवाणु का है वो बीजों के साथ लगे होते हैं, जिससे बीज अंकुरित होते हैं, पौधे रोग कीटग्रस्त हो जाते हैं। इसलिए उत्तम बीज सभी प्रकार रोगों से मुक्त होने चाहिए। यानी उत्तम बीज है वो सभी प्रकार के रोगों से मुक्त होने चाहिए। इसके बाद है परिपक्वता, मैच्योरिटी। उत्तम बीज पूर्ण रूप से परिपक्व और साफ सुडौल आकार का होना चाहिए। पूर्ण रूप से परिपक्व बीज चमकीला, साफ, भरा हुआ, जबकि अपरिपक्व बीज सूखे हुए, छोटे, बदरंग होते हैं। अपरिपक्व बीजों में अंकुरण कम होता है, पौधे प्रारंभ से ही छोटे और कमजोर रह जाते हैं। उनमें जलवायु और मृदा की प्रतिकूल दशाओं, खरपतवार, कीट रोगों से संघर्ष करने की क्षमता भी कम हो जाती है। अच्छी प्रकार से परिपक्व, साफ, गुज्जेदार और सुडौल आकार का बीज बोना चाहिए, यानी परिपक्वता बीजों में परिपक्वता बढ़िया रहनी चाहिए। वही उत्तम बीज का गुण है। और इसके बाद है वास्तविक उपयोगिता मान। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वास्तविक बीजों का वास्तविक उपयोगिता मान कितना होना चाहिए। तो अच्छे बीज का वास्तविक उपयोगिता मान 75% से कम नहीं होना चाहिए, यानी जो वास्तविक उपयोगिता मान है ना वो 75% से ज़्यादा होनी चाहिए। कैसे? इसका सूत्र क्या है, कैसे निकालते हैं। तो अंकुरण प्रतिशतता इंटू शुद्धता प्रतिशतता बटा 100। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये यानी कितने परसेंट से अधिक नहीं होना चाहिए, 75% से कम नहीं होना चाहिए, है ना। 75% से कम नहीं होना चाहिए, 75% से अधिक होना चाहिए। और वो नमी की मात्रा, तो जो नमी की मात्रा कितनी होनी चाहिए, 12% से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके बाद है बीज की जीवन क्षमता। उत्तम बीज में जीवित भ्रूण होना चाहिए, जिससे अंकुरण क्षमता होती है। बीज में उपस्थित भ्रूण विभिन्न कारणों से क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, तो उसकी जीवन क्षमता नष्ट हो जाती है। बीज के कट जाने, गल जाने, रोग के प्रभाव, भंडारण के दोषों के कारण भ्रूण की जीवन क्षमता नष्ट हो जाती है। ठीक है, तो बीजों में जीवन क्षमता भी होनी चाहिए उसकी बढ़िया।
इसके बाद है बीज उत्पादन, यानी सीड प्रोडक्शन कैसे करते हैं। तो वैज्ञानिक द्वारा उत्तम किस्मों का उत्पादन विकास निरंतर किया जा रहा है। प्रारंभिक व्यवस्था में विकसित उन्नत बीज की मात्रा अत्यंत सीमित होती है, अतः यह आवश्यक है निर्धारित मापदंडों की पालना करते हुए इन बीजों का गुणन किया जाना चाहिए। तो ये तो ऐसे दे रखा है, इसमें इनको ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके बाद है यहाँ से देखना, किसी भी फसल के उत्तम बीज प्रयोगशाला से किसान तक निम्नलिखित उन्नत बीजों की चार श्रेणी यानी बीजों के प्रकार उत्पादकों को जब पहुँचते हैं किसानों के साथ, यानी कहाँ से भी जो उत्पादन होता है वहाँ से किसानों के साथ चार प्रकार से होकर चार श्रेणियों में होकर गुजरता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बीजों के प्रकार पूछ ले आपसे, पूछेगा वो, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, 4 नंबर में से पूछ लेता है वो। तो फर्स्ट है मूल केंद्रक। क्या है? फर्स्ट है मूल केंद्रक, इसे कहते हैं मूल केंद्र या न्यूक्लियस सीड। मूल केंद्रक बीज किसी उन्नत किस्म के बीज की प्रारंभिक मात्राएं जो संबंधित पादप प्रजनक के पास होती हैं। ये बीज 100% शुद्ध होता है। इसका उत्पादन पादप प्रजनक की देखरेख में किया जाता है। तो मूल केंद्रक बीज है, इसमें 2 लाइन याद रखना है कि ये बीज 100% शुद्ध होता है, पहली बात। दूसरा याद रखना है पादप प्रजनक की देखरेख में इसका उत्पादन किया जाता है। ठीक है। इसके बाद सेकंड है प्रजनक बीज या ब्रीडर सीड। तो इंग्लिश में पूछ सकता है ब्रीडर सीड क्या होता है या प्रजनक बीज। तो ऐसे तो प्रकार पूछेगा तो आपको चारों के नाम याद रखना चाहिए और चारों के बारे में थोड़ा थोड़ा याद रखना पड़ेगा। न्यूक्लियस सीड के गुणन के बाद जो बीज प्राप्त होता है उसे ब्रीडर सीड कहते हैं, यानी मूल केंद्रक बीज से जो बीज प्राप्त होता है वो ब्रीडर सीड या प्रजनक सीड कहलाता है। आनुवंशिक भौतिक दृष्टि से ये भी बीज 100% शुद्ध होता है और पादप प्रजनक की देखरेख पर इसका उत्पादन किया जाता है। और इस पर सुनहरे पीले रंग का जो टैग लगा रहता है। ठीक है। तो कौन सा टैग लगा रहता है? सुनहरे पीले रंग का। तो प्रजनक बीज पर ये भी पूछा था 1 नंबर में कि प्रजनक बीज पर किस कलर का टैग लगा रहता है? सुनहरे पीले रंग का। और इसके बाद है आधार बीज। आधार बीज में प्रजनक बीज से जो बीज पैदा किया जाता है उसे आधार बीज कहलाता है, यानी जो प्रजनक बीज है अपना जो ब्रीड सीड है उससे जो बीज प्राप्त किया जाता है उसे कहते हैं आधार बीज या फाउंडेशन सीड कहते हैं। आधार बीज का उत्पादन बीज प्रमाणीकरण संस्था की देखरेख में किया जाता है। इन दोनों का उत्पादन किसके द्वारा किया जा रहा था? पादप प्रजनन की देखरेख में। दोनों का उत्पादन पादप प्रजनन की देखरेख में किया जा रहा था, जबकि जो आधार बीज है उसका जो प्रमाणीकरण संस्था की देखरेख में उत्पादन किया जाता है। आनुवंशिकता 98% तक होती हैं। इसके प्रकार की बीज तेली पर सफेद रंग का टैग लगा रहता है, प्रमाणित संस्था का स्रोत है। यानी जो आधार बीज है उसका, यानी प्रजनक बीज से जो बीज पैदा होते हैं उसे तो आधार बीज कहते हैं और इसका उत्पादन प्रमाणीकरण संस्था की देखरेख में होता है और उसमें आनुवंशिकता कितनी होती है? 98% से अधिक होती है, 98% तक होती है। इसके बाद है फोर्थ है प्रमाणित बीज। आधार बीज से प्रमाणित बीज उत्पन्न किया जाता है, यानी आधार बीज से जो बीज पैदा होता है उसे कहते हैं प्रमाणित बीज कहते हैं। इनका उत्पादन प्रमाणीकरण संस्था की देखरेख में किया जाता है और ये प्रमाण पत्र दिया जाता है कि आनुवंशिक शुद्धता और प्रतिशत आर्द्रता मात्रा आदि प्रमाण की मानकों के अनुरूप है। इस प्रकार के बीजों की थैली पर नीले रंग का टैग लगाते हैं, किसानों को फसल उत्पादन के लिए भेजा जाता है। तो जो फोर्थ है अपना प्रमाणित बीज, तो आधार बीज से जो बीज प्राप्त किया जाता है उत्पन्न किया जाता है वो प्रमाणित बीज कहलाते हैं और प्रमाणीकरण संस्था की देखरेख में इसका उत्पादन किया जाता है और इसके बीजों की जो थैली पर नीले रंग का टैग होता है। तो टैग 3 है। एक तो है प्रजनक बीज पर कौन सा टैग लगा रहते हैं? सुनहरा पीले रंग का। आधार बीज पर सफेद रंग का, वो जो प्रमाणित बीज है उस पर नीले रंग का टैग लगा रहता है। तो ये चारों हैं मूल केंद्रक, प्रजनक और आधार और प्रमाणित बीज, ये चारों याद रखने हैं और इनके बारे में थोड़ा थोड़ा याद रखना है। इसके बाद है उत्तम बीज उत्पादन की वैज्ञानिक तकनीक। इसमें पृथक्करण दूरी इंपोर्टेंट है। पृथक्करण दूरी क्या क्या होनी चाहिए? तो जो गेहूँ जैदान इनमें आधार बीज की 3 और प्रमाणित बीज की 3 रखनी चाहिए। इसके बाद मक्का की संकुल किस्मों में 400 और 200 रखनी चाहिए। संकर मक्का में 600 और 300 रखनी चाहिए। ज्वार में आधार बीज की दूरी 200 और इसमें 100 रखनी चाहिए प्रमाणित बीज में। चना में 10 और 5 रखनी चाहिए और सोयाबीन और मूंगफली में 3 और 3 रखनी चाहिए। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, JSUT प्लस सुपरवाइजर के लिए इंपॉर्टेंट है और 12th के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें ये था उत्तम बीज उत्पादन की वैज्ञानिक तकनीक, यानी किस तकनीक कैसे अपन उत्तम बीज उत्पादन वैज्ञानिक रूप से बीजों का उत्पादन कर सकते हैं। तो फर्स्ट है बीज का चुनाव। बीज उत्पादन हेतु प्रजनक आधार प्रमाणित कर बीज उपयोग में लेना चाहिए, यानी बीज का उत्पादन करने के लिए तो अपने को प्रजनक आधार और प्रमाणित बीज ही उपयोग में लेना चाहिए। इसमें अन्य बीजों का मिश्रण नहीं होना चाहिए, यानी कोई भी अन्य बीज नहीं मिलने चाहिए बीजों में।
बीज मान्यता प्राप्त बीज उत्पादक संस्था या कृषि विश्वविद्यालय तथा मान्यता प्राप्त संस्था स्वयं कार्य करना चाहिए। बीज लाए अपन तो कोई भी बीज उत्पादक संस्थान या विश्वविद्यालय या फिर मान्यता प्राप्त जो संस्थान है उनसे ही लाना चाहिए। ये भी ध्यान रखना चाहिए कि बीज की किस्म जलवायु खंड में सिफारिश की गई हो और उपयुक्त पैदावार देती हो, यानी किसी जलवायु खंड में इसकी बीज की किस्म की सिफारिश कर रखी हो और ज़्यादा पैदावार देती हो उसको ही लाना चाहिए। बीजों को बीजजनित रोगों से बचाव के लिए फफूंदी, कीटनाशक और शुक्राणु संवर्धन से आवश्यक उपचार नहीं करने चाहिए। बीजों के खाली कट्टे, टैग, लेबल, बिल इत्यादि को सुरक्षित रखें जिससे प्रमाणीकरण संस्था द्वारा मांगने पर प्रस्तुत किया जा सके। तो अपन बीज लाते हैं प्रमाणीकरण संस्था से, जो भी टैग वेग लगे हुए रहते हैं उनके जो कट ऑफ है इन पर, तो उनको अपन को एकत्र कर लेना चाहिए और संभाल के रखना चाहिए। पृथक्करण दूरी और खेत का चयन। आनुवंशिक शुद्धता को बनाए रखने के लिए फसल की किन्हीं दो किस्मों के मध्य निश्चित दूरी बनाए रखते हैं। ये दूरी पृथक्करण दूरी कहलाती है। ये दूरी क्या कहलाती हैं? पृथक्करण दूरी कहलाती हैं। पृथक्करण दूरी कहलाती है, यानी आइसोलेशन डिस्टेंस। तो वो ऐसे पूछ सकते हैं आइसोलेशन डिस्टेंस और या पृथक्करण दूरी। तो मतलब आनुवंशिक शुद्धता को बनाए रखने के लिए, शुद्धता बनी रहे उसमें, उसके लिए कोई दो किस्में, किसी भी फसल की दो किस्में उनके मध्य एक निश्चित दूरी बनाए रखते हैं, इसे पृथक्करण दूरी कहते हैं। ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद रखना है। इसका तात्पर्य यह है कि जिस फसल का बीज उत्पादन कार्यक्रम ले रहे हैं उसके चारों ओर एक निर्धारित दूरी तक दूसरे खेतों में फसल नहीं होनी चाहिए, यानी जो जिनका ले रहे हैं वो फसल नहीं होनी चाहिए। प्रत्येक फसल के लिए बीज उत्पादन में अलग अलग पृथक्करण दूरी की सिफारिश की जाती है, क्योंकि कुछ फसलों में परागण होता है तथा कुछ फसलों में स्वपरागण। इस प्रकार से सभी फसलों में अलग अलग पृथक्करण दूरी होती है। इसके बाद है, तो इस प्रकार से करनी चाहिए अपन को क्या, उत्तम बीज उत्पादन की वैज्ञानिक तकनीक है। तो पहले बीज को चुनाव करके और फिर पृथक्करण दूरी अपनानी चाहिए और खेत का सही से चयन करना चाहिए। इसके बाद है बीज उत्पादन के लिए विभिन्न फसलों की पृथक्करण दूरी, यानी बीज उत्पादन के लिए विभिन्न फसलों की पृथक्करण दूरी, आइसोलेशन डिस्टेंस क्या क्या है। तो खेत का चयन करते समय ये भी ध्यान रखना चाहिए था कि खेत में पिछले मौसम में उस फसल को न उगाया गया हो जिसका बीज उत्पादन लिया जा रहा है, क्योंकि कुछ फसलों की बीज कटाई के समय खेत में गिर जाते हैं और दूसरे मौसम में भी उगाते हैं, जिससे फसल में अनेक किस्मों का मिश्रण हो जाता है और अन्य खेत स्वच्छ उगे हुए पौधों से मुक्त होना चाहिए। तो ये भी अपनाना चाहिए, यानी जो जिसमें बीज उत्पादन कर रहे हो उनको पहले सीजन में वो फसल नहीं उगाना न उगी रखनी चाहिए, क्योंकि जो कटाई के बाद जो भी उसमें जो बीज जो भूमि पर गिर जाते हैं वो अगले सीजन में उगाते हैं तो उनका मिश्रण हो जाता है। इसके बाद तल्य उन्नत सस्य किरें, तो ये बीजों का वैज्ञानिक तकनीक से उत्पादन करने के लिए उन्नत सस्य क्रियाएं भी अपनानी चाहिए। बीज उत्पादन में सभी उन्नत सस्य क्रियाओं कीट रोग नियंत्रण की अनुमोदित सिफारिश को अनुसार करनी चाहिए। जैसे बुआई पूर्व सीड ड्रिल को अच्छी तरह से साफ कर लें तथा ये निश्चित कर लें कि सीड ड्रिल में कोई अन्य बीज नहीं होनी चाहिए, यानी सीड ड्रिल को साफ कर लेना चाहिए बीजों की बुआई से पहले, ताकि उसमें कोई अन्य बीज ना हो। सिफारिश संतुलित उर्वरकों का उपयोग करना चाहिए। इसके बाद फसल की क्रांतिक अवस्था में सिंचाई करना चाहिए। बस उचित समय पर निराई गुड़ाई अवश्य करना चाहिए। खरपतवारों का बीजों में खरपतवार की बीजों का मिश्रण ना हो। इसके बाद है समय समय पर खेत का निरीक्षण करते रहना चाहिए, यानी किस्मों के पौधे और अन्य भिन्न पौधों को वनस्पति फूल और कलियों के आधार आदि में भिन्नता के आधार पर उखाड़ कर खेत से बाहर फेंक देना चाहिए। ये क्रिया रोगिंग कहलाती है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है जेसी सुपरवाइजर के लिए और ट्वेल्थ के लिए भी, कि अपन जो भी फसल के अलावा जो अन्य पौधे हैं जो फसल से फूलों के रंग फलियों के आकार आदि में भिन्नता रखते हैं उनको अपन हाथ से उखाड़ कर खेत से बाहर फेंक देते हैं। इस क्रिया को कहते हैं रोगिंग कहलाती है। और इसके बाद है गाय। तो गाय की क्रिया भी करनी चाहिए अपन को, ठीक से करनी चाहिए। गाय करते समय इन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। तो गाय की क्रिया कौन सी है, तो कल्याण को अच्छी प्रकार से साफ कर लें। गाय मशीन को कल्याण पर ले जाने से पूर्व भलीभांति साफ कर लें। सुनिश्चित कर लें कि मशीन में अन्य फसलों किस्मों के बीज नहीं होने चाहिए, ठीक है। थ्रेसर का आरपीएम निश्चित कर लें जिससे बीज टूटे नहीं। जहाँ तक संभव हो बीजों हेतु नई बोरियों में काम लेना चाहिए। पुरानी बोरियां काम लेनी हो तो उनको पलट कर झाड़ लें और अन्य बीजों को निकाल लें। बीज को बोरों में बढ़ने से पूर्व निर्धारित नमी तक सुखा लेना चाहिए, ठीक है। इसके बाद है विधान है भंडारण। तो उसका भंडारण कैसे करनी चाहिए, तो उत्तम बीज की गुणवत्ता उसके सावधानीपूर्वक किए जाने वाले भंडारण पर निर्भर करती है। गाय करने के बाद बीजों को बोरे में भरकर प्रसंस्करण हेतु भेजा जाता है। विधायक क्रिया में बीजों को अच्छी प्रकार सुखाकर मशीनों द्वारा साफ कर किए जाते हैं। वो आवश्यक बीजों छाप के बसा उपयुक्त आकार के कट्टे और थैले में भरकर पत्र के साथ सील लगा दिया जाता है। विकिरण द्वारा एक ही आकार वजन के पुष्ट बीजों का चयन कर अन्य छोटे कटे हल्के बीजों को निकाल दिया जाता है। सफाई क्रिया में भौतिक अशुद्धियां और अवांछित आपत्तिजनक प्रकार के बीजों को अलग कर देते हैं। बीजों को उत्तम उचित नमी पर बोरों में भरकर गोदाम में रखें। भंडारण उपरांत गोदाम को
धूमीकरण कर बंद करते हैं, समय समय पर गोदाम का निरीक्षण करते रहना चाहिए। तो इस प्रकार से उसका वर्णन किया जाता है। इसके बाद है अगला है सीड की डोरमेंसी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से क्वेश्चन पूछ लेता हूँ कि सीड डोरमेंसी क्या होता है और कितने प्रकार की होती है सीड डोरमेंसी। तो सबसे पहले देखते हैं सीड डोरमेंसी क्या होती है। सुसुप्तावस्था प्रसुप्ति काल बीज की वह अवस्था है जिसमें जब सक्रिय वृद्धि कुछ काल के लिए निलंबित हो जाती है। यानी जो बीज की जो वृद्धि होती है वो कुछ टाइम के लिए निलंबित हो जाती है। यह निलंबन अल्प या दीर्घकालिक के लिए हो सकती है। यानी ये जो उसकी उगने की क्षमता है ना वो कम हो जाती है, यानी वो उगता नहीं है बीज और एक कम समय और ज़्यादा समय के लिए हो सकती है। वास्तविकता में सुस्तावस्था का अभिप्राय है कि परिपक्व बीज अन्य सभी वस्तु के समान होने पर भी अंकुरित नहीं हो पाते हैं, जो अन्यथा अंकुरण के लिए आवश्यक होती हैं। सुसुप्तावस्था में बीज की स्वयं की संरचनात्मक, रासायनिक और कार्यकीय विशेषताओं के कारण अंकुरण नहीं हो पाते हैं। तो जो डोरमेंसी में बीज है ना उसकी संरचनात्मक, रासायनिक और कार्यकीय विशेषताओं के कारण अंकुरित नहीं हो पाते हैं। तो सी डोरमेंसी यही है, मतलब सभी अवस्थाएं समान है लेकिन फिर भी बीज को उगता नहीं है, वो कुछ समय के लिए या निलंबित अवस्था में चल जाता है। ठीक है। इसके बाद है बीज सुसुप्तावस्था के प्रकार। तो पूछ लेता है सुसुप्तावस्था के प्रकार क्या क्या हैं। तो सुसुप्तावस्था 3 प्रकार की होती हैं, प्राथमिक, द्वितीय और बलकृत। कौन कौन से होते हैं? प्राथमिक सुसुप्तावस्था, द्वितीयक सुसुप्तावस्था और बलकृत सुसुप्तावस्था। तो फर्स्ट है प्राथमिक सुसुप्तावस्था। तो ये ऐसे प्राकृतिक सुसुप्तावस्थाएं जिसका संबंध बीज की स्वयं की कार्यकीय विशेषताओं से है। जब फसल पकने लगते हैं तो बीज शुष्क बार के आधार पर परिपक्वता प्राप्त कर लेते हैं, परंतु ये अंकुरित होने योग्य नहीं होते हैं। दूसरे शब्दों में बीज सुसुप्तावस्था काल में ही, मतलब सुसुप्तावस्था काल में होते हैं और अपन वो परिपक्व ही नहीं हो पाते हैं, ठीक से परिपक्व तो हो जाते हैं लेकिन वो अंकुरित होने की दृष्टि से नहीं होते हैं। ऐसी सुसुप्तावस्था बीज के शुष्क भंडारण से दूर की जा सकती है। यह सुसुप्तावस्था बीज कवच की कठोरता, भ्रूण के अल्प विकास और प्रकाश की आवश्यकता और रासायनिक कारणों से होती हैं। तो प्राथमिक सुसुप्तावस्थाएं वो किस कारणों से होती हैं? बीज जो कवच की उसकी कठोरता और भ्रूण का कम विकास और प्रकाश की आवश्यकता और रासायनिक कारणों के कारण प्राथमिक सुसुप्तावस्था होती है। ठीक है। इसके बाद है द्वितीयक सुसुप्तावस्था। यह एक प्रकार से परहेज सुसुप्तावस्था है। इसके बाद सामान्य परिस्थितियों के अभाव में बीज के अंकुरित नहीं हो पाते हैं। असामान्य परिस्थितियों में बीज सुसुप्तावस्था प्राप्त कर लेते हैं। तो इसमें ये लाइन याद रखनी है कि अगर सामान्य परिस्थिति हैं तो सामान्य परिस्थितियों की अभाव में बीज है ना वो अंकुरित नहीं हो पाते हैं, और जो असामान्य परिस्थितियों की तो बीज है ना सुसुप्तावस्था प्राप्त कर लेते हैं। इसके बाद बलकर सुसुप्तावस्था है। तो बलकर से यही है कि अगर बीज ज़्यादा गहराई में बो देंगे अपन तो वो उग नहीं पाते हैं। तो ये है बलकृत अवस्था। इस प्रकार के सुसुप्तावस्था बीजों को मृदा में अधिक गहराई के चल जाने का कारण इसका मुख्य कारण है प्रतिकूल तापक्रम, प्रकाश का अपूर्ण अभाव, कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता और मृदा का अधिक भार। यानी बीज को अपन मृदा में अधिक गहराई पे बो देंगे तो उसको तापक्रम नहीं मिल पाएगा, प्रकाश का उसको उसके बीज पर पूर्ण अभाव होगा और कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता होगी और जो मृदा का अधिक भार होगा जिससे वो उग नहीं पाएगा। तो इस प्रकार ये बल्कि सुसुप्तावस्था होती है। इसके बाद है अगर आप कोई जो बीज है उसको वो डोरमेंसी में चला गया यानी वो उग नहीं रहा तो उसको बंद करने की डोरमेंसी को बंद करने की विधियाँ कौन कौन सी हैं। तो ये विधियाँ पूछता तो नहीं है लेकिन देख लो एक बार पूछ लेंगे अपना। सुसुप्तावस्था को भंग करने की विधि समय सुसुप्तावस्था के कारण और प्रकार पर निर्भर करती है। ऐसे करते हैं उपचार निम्न हो सकते हैं। प्रकाश से उपचार करना चाहिए बीजों को। अगर डोरमेंसी में चल जाए तो उसको प्रकाश से उपचार करना चाहिए बीजों को। इसके बाद सेकंड है ताप से उपचार। तो तापीय एकांतरण, शीतन और उच्च ताप जैसे ताप से उपचार करना चाहिए। इसके बाद है पश्य परिपक्व होना, सही छिन्न, भौतिक और रासायनिक रसायनों से उपचार। उदाहरणार्थ वृद्धि नियामक जैसे जिबरेलिन, साइटोकाइनिन्स, इथाइलिन पादप उत्पाद, श्वसन निरोधक कोशिका, नाइट्रोजन संयुक्त यौगिक आदि से इनको उपचारित करना चाहिए। तो ये वाला ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। कौन सा वाला बीज शुद्धता बंद करने की विधि है। तो इसमें तो ये याद रखना बस तुम तो कि प्रकाश से उपचारित करते हैं और ताप से उपचारित करते हैं और रसायनों से उपचारित करते हैं। ठीक है। तो आपका ये जो फर्स्ट चैप्टर था कृषि विज्ञान 12th का सस्य विज्ञान मृदा और बीज ये यहाँ पर खत्म हुए हैं। इसके आगे एक और क्लास मिल जाएगी आपको। इसमें मेन टॉपिक कौन कौन से हैं, क्या क्या पढ़ना है और इसके जो भी पिछले इसकी चैप्टर जो क्वेश्चन है उनको अपन अगली क्लास में देखते हैं।